ये कहानी शुरू होती है साउथ जॉर्डन के रेगिस्तान से और साल होता है सन 1916। ये वो वक्त था जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर वन का कहर अपने पीक पर था। यहाँ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम थीप है। उसके पास एक गधा भी है। वो अपने बड़े भाई हुसैन के साथ रहता है। उनके माँ बाप काफी दिन पहले ही गुजर गए। ये दोनों भाई हुआई ट्रिप्स हैं, जिसे पीटू ट्राइब कहते हैं। पीटू एक नोमेटिक अरब ट्राइब है जो कि अरब बिन्नानसुला के डिजर्ट में पाई जाती है। दरअसल नोमेटिक उनको कहा जाता है जिनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। ये सालों साल उसी बियर्ड रेगिस्तान में अपने सफर पर रहते हैं। इनका असल काम होता है पिलग्रिम्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना, क्योंकि इन्हें रास्तों की अच्छे से जानकारी होती है। इनके पास 2 ऊँट भी होते हैं और एक राइफल भी। टाइम मिलने पर हुसैन कभी कभी थीप को निशाना लगाना भी सिखाता है। दरअसल वो थीप से बहुत प्यार करता है। उसके माँ बाप के जाने के बाद एक वही उसका सब कुछ है। यहाँ पर कैंप लगाकर कुछ और भी नोमेटिक शेख्स होते हैं जो रात गुजारने के लिए जुआ खेल रहे होते हैं। उसी रात कैंप में 2 लोग और आते हैं। ये दोनों भी मुसाफिर हैं। इनमें से एक शेख और दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर होता है। इस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम एडवर्ड है। दरअसल इन दोनों को अरब रिपोर्ट ग्रुप से मिलना है। वो शेख जो ब्रिटिश ऑफिसर के साथ होता है वो अपना नाम मर्जी बताता है, जो कि एडवर्ड को गाइड करके अरब रिपोर्ट ग्रुप के पास ले जा रहा है। थीप ने आज से पहले किसी भी गोरे को नहीं देखा होता, क्योंकि वो ब्रिटिश ऑफिसर देखने में दूसरों से बहुत अलग होता है। उसके रंग से लेकर उसके कपड़ों तक वो यहाँ के लोगों से बहुत अलग होता है। उसकी लैंग्वेज भी बहुत मुख्तलिफ होती है। अब यहाँ पर मर्जी और एडवर्ड की काफी खातिरदारी की जाती है। थीप बार बार एडवर्ड की तरफ देखता है क्योंकि वो बहुत अलग होता है। इसके बाद रात को उन दोनों मेहमानों के लिए खाना बनाते हैं, पर एडवर्ड को शायद खाने का स्वाद पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उठ जाता है। इसके बाद थीप उसके हाथ धुलवाता है। रात को मर्जी थीप के बारे में एक आदमी से पूछता है। वो आदमी उसे बताता है कि थीप के फादर काफी पहले ही गुजर गए, जो कि इस कबीले को लीड करते थे। यहाँ पर एडवर्ड शेख को सिगरेट ऑफर करता है। थीप बार बार अपने भाई हुसैन से पूछता है कि आखिर उसे एडवर्ड ने क्या कहा, ये किस तरह की लैंग्वेज है जो ये बोल रहे हैं। रात को थीप सोए हुए एडवर्ड को देखने लगता है। दरअसल रेगिस्तान में रात को ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो काफी लंबी सांसें ले रहा होता है। अगली सुबह थीप अपने हाथों में आईना पकड़े एडवर्ड की तरफ देख रहा होता है। वो एडवर्ड से पूछता है, क्या तुम कोई राजकुमार हो? पर एडवर्ड को उसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती। यहाँ पर थीप उसकी रखी हुई चीजों को उठाकर देखने लगता है। तभी उसकी नजर पास में ही रखे संदूक पर पड़ती है और वो उसे देखने लगता है। अब इससे पहले थीप उस संदूक को खोलता तभी एडवर्ड उस पर चिल्लाता है और उससे संदूक छीन लेता है। थीप डर कर अपने भाई के पास चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मर्जी और एडवर्ड को रोमन वेल तक पहुँचना है, जहाँ पर उन्हें अरब रिपोर्ट के कुछ लोग मिलेंगे, पर उसके लिए इन्हें किसी गाइड की जरूरत होती है। यहाँ पर इन्हें एक आदमी बताता है कि रोमन विल पिलग्रिम्स के रास्ते में है, पर जब से ओटोमन रेलवे आया है तब से लोगों ने उस रास्ते का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर हर वक्त डाकू नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। मर्जी की रिक्वेस्ट करने पर शेख मर्जी से कहता है कि हुसैन इन्हें रोमन वेल तक पहुँचा देगा। थीप ये सब चुप कर सुन रहा होता है। इसके बाद ये तीनों अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अपने भाई को जाता देखकर थीप उदास हो जाता है, क्योंकि वो भी अपने भाई के साथ सफर पर जाना चाहता था। जब वो थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो थीप अपने गधे पर बैठकर उनकी तरफ निकल पड़ता है। उसे जाते जाते शाम हो जाती है, पर हुसैन उसे कहीं नहीं दिखता। यहाँ तक आते आते थीप का गधा भी थक चुका होता है, इसीलिए वो उससे उतरकर उसे खींचने लगता है, लेकिन गधा आगे नहीं बढ़ता। वो गधे को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए थीप उसकी रस्सी को छोड़कर अपने भाई की खोज में निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर उसे उठ के ताजा पैरों के निशान दिखाई देते हैं। थीप उन्हीं पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता जाता है। अब थोड़ा सफर करने के बाद आगे रेगिस्तान खत्म हो जाता है। आगे सिर्फ बंजर जमीन होती है, यानी कि वो जिन ऊँटों के निशानों को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचा था वो अब दिखना बंद हो गए। मतलब कि अब थीप को खुद ही डिसाइड करना होगा कि उसे किस तरफ जाना है। थीप को यहाँ पर चलते चलते अब अंधेरा होने वाला होता है कि तभी उसकी नजर दूर जाते हुए आग पर पड़ती है। थीप जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसका भाई और उसके साथी यानी मर्जी और एडवर्ड। अगली सुबह मर्जी और एडवर्ड के बीच में बहस चल रही होती है कि वो थीप को अपने साथ आगे के सफर में ले या ना ले, क्योंकि आगे काफी खतरा है। दरअसल उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि थीप वापस कैसे जाएगा। अगर उसने अपने भाई को वापस कैंप ले गया तो वो दोनों अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता सिवाय थीप को अपने साथ ले जाने के। अब ये सब एक वैली से होकर गुजरने लगते हैं और आगे एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाकुओं का खतरा है। लेकिन एडवर्ड को किसी भी हालत में अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुँचना है, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगता है। रात को ये एक जगह रुक जाते हैं। थीप एडवर्ड की वॉच को देखने लगता है। इसमें उसकी वाइफ की तस्वीर भी लगी होती है। वो चाहकर भी उससे कुछ पूछ नहीं सकता, क्योंकि ना एडवर्ड को थीप की लैंग्वेज समझ आती है
और ना ही थीप को एडवर्ड की। इसके बाद मर्जी गाना गाने लगता है। उसे सुनकर ये सभी सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं। इनका गर्मी से बहुत बुरा हाल होता है, साथ ही सफर भी काफी लंबा है। अब काफी दूर चलने के बाद इन्हें 6 लोग ऊंट पर सवार दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ये सब रुक जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जगह सेफ नहीं है। ये लोग डाकू भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक रुककर अपना टाइम जाया नहीं करना चाहते, इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे ये एक जगह स्टे करते हैं, जहाँ पर हुसैन खाने के लिए रोटियां पका रहा होता है। थीप की नजर अभी भी एडवर्ड के संदूक पर होती है, क्योंकि वो उसे खोलकर देखना चाहता है। वो अपने भाई से पूछता है कि मैं जब भी उस संदूक को छूने की कोशिश करता हूँ तो एडवर्ड को गुस्सा क्यों आता है। उसका भाई उसे बताता है कि उस संदूक में सोना रखते हैं। उसके बाद थीप जब उस संदूक के पास जाता है, तभी एडवर्ड उसको धक्का देके वहाँ से निकाल देता है, जिससे हुसैन को बहुत गुस्सा आता है और उसकी एडवर्ड के साथ हाथापाई हो जाती है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई थीप को हाथ लगाए। इसीलिए यहाँ पर मर्जी आता है। वो उन दोनों को शांत करता है। हुसैन भी थीप को समझा देता है कि दोबारा वो उस संदूक को हाथ न लगाए। इसके बाद ये आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद ये सब रोमल वेल तक पहुँच जाते हैं। दरअसल मर्जी से यहाँ पर उसके साथ ही मिलने आने वाले होते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर डाकुओं का भी खतरा होता है। इसीलिए मर्जी और हुसैन अपने चारों तरफ नजर रखने लगते हैं। पर यहाँ पर एडवर्ड कुएं से पानी निकालकर अपना मुंह धोने लगता है, पर तभी अचानक वो देखता है पूरा पानी खून से लाल हो चुका है। इसीलिए सब कुएं के अंदर देखते हैं। अंदर 2 लाशें पड़ी हुई होती हैं। इससे ये समझ जाते हैं कि ये डाकुओं का काम है और अभी भी इन पर नजर रखी जा रही है। इसके बाद ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन ये मर्जी के आदमी नहीं होते, क्योंकि मर्जी ने इनसे इशारों से सिग्नल मांगा। इसका उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। यहाँ इन्हें समझ में आ जाता है कि ये लुटेरे हैं और फिर ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है। उन लुटेरों की आवाज इन्हें ऊपर तक सुनाई देती है। रात को हुसैन थीप से कहता है, अगर मुझे यहाँ कुछ हो जाता है तो तुम चट्टानों के ऊपर चले जाना और खतरा खत्म होने के बाद कुएं के पास इंतजार करना। वहाँ पर कोई ना कोई मुसाफिर उसकी मदद के लिए जरूर आएगा। दरअसल हुसैन को ये अच्छे से मालूम है ये डाकू उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक वो डाकू उनके ऊपर गोलियां चला देते हैं। वो थीप को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी हुसैन को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। थीप वहाँ से भागने लगता है, पर अंधेरे की वजह से उसे कुएं का पता नहीं चलता और वो उसी कुएं में गिर जाता है। लेकिन वो कुएं की रस्सी पकड़ लेता है और उसके सहारे लटक जाता है। एक डाकू ने उसे देख लिया था और वो उस कुएं के अंदर कई गोलियां चलाता है, लेकिन पत्थर की आड़ की वजह से थीप बच जाता है। इसीलिए वो उस कुएं की रस्सी को काट देते हैं। इससे अगर वो जिंदा बच भी गया तो वो बाहर न निकल पाए। थीप किसी भी तरह चट्टान के सहारे कुएं में लटकता रहता है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और थीप कुएं से निकलने की कोशिश करता है और वो चट्टान के सहारे किसी भी तरह से ऊपर आ जाता है और थक कर कुछ ही देर वहीं लेट जाता है। और काफी देर बाद थीप को होश आता है। वो अपने भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी रात को ही मौत हो चुकी थी। उसकी बॉडी उससे कुछ ही दूर पड़ी होती है। थीप अपने भाई की लाश को देखकर बहुत रोता है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वो अपने बड़े भाई के लिए यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन अब वो उस दुनिया में नहीं है। थीप काफी देर तक अपने भाई की लाश के ऊपर बैठा रहता है, पर कुछ देर बाद वो उसे वहीं पर ही दफना देता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके ऊपर रख देता है। थीप को वहाँ बैठे बैठे शाम हो जाती है। उसे वैली में अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देती है। दरअसल ये आवाजें वहाँ पर रहने वाले जानवरों की होती है। इससे थीप बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। वो पूरी रात ऐसे ही डर के माहौल में गुजारता है। अगली सुबह जब थीप की आंख खुलती है तो वो नीचे आ जाता है। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, पर वो चाह कर भी पानी नहीं पी सकता, क्योंकि उन लुटेरों ने कुएं की रस्सी काट दी थी। साथ ही वो सभी ऊँट और सामान को लेकर चले गए। पर तभी उसकी नजर अचानक से सामने आने वाले ऊँट पर पड़ती है। उस पर एक जख्मी आदमी होता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इन्हीं लुटेरों में से एक होता है। ये लुटेरा बेहोश होता है। वो ऊँट को किसी तरह से बिठाता है और उस लुटेरे को नीचे गिरा देता है। थीप देखता है कि उसके पास रस्सी है, उसमें वाटर बैग भी लगा होता है और वो उस रस्सी से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाता है और वो लुटेरा अब भी बेहोश होता है। थीप यहाँ से ऊँट को लेकर निकलना चाहता है, लेकिन उसे ऊँट की सवारी नहीं आती। वो काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ऊँट अपनी जगह से नहीं हटता। यहाँ पर थीप उस लुटेरे के सामान को चेक करता है, जिसमें उसे एडवर्ड का वो संदूक भी मिलता है, जिसे लेकर थीप काफी क्यूरियस था। पर इसके बाद रात होने वाली होती है। थीप वहाँ पत्थरों से आग जलाता है, क्योंकि रेगिस्तान में रात को ठंड काफी बढ़ जाती है। अगली सुबह जब थीप की नींद खुलती है
और वो देखता है कि उस लुटेरे को होश आ गया। वो उसी की तरफ देख रहा होता है। दरअसल ये लुटेरा काफी जख्मी होता है, इस वजह से वो चल नहीं सकता, इसीलिए थीब उसके पास जाता है। वो लुटेरा उससे पानी मांगता है। थीब उसे वाटर बैग में पीने के लिए पानी देता है, लेकिन साथ ही उसे डर भी बहुत लगता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि ये मुझे भी ना मार दे मेरे भाई की तरह। असल में ये वही लुटेरा होता है जिसने रात को उसके भाई पर गोली चलाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। थीब उसकी गन छीन कर उस पर ही पॉइंट करता है। चाहता तो वो वहीं पर ही उसे मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो लुटेरा उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और मदद के लिए आवाजें देने लगता है, लेकिन इस बंजर इलाके में कोई भी नहीं होता। वो लुटेरा से चिल्लाकर बोलता है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद वो वापस वहीं लौट आता है। रात को वो लुटेरा घिसकते हुए उसके पास आता है। थीब को यकीन दिलाता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। वो लुटेरा उसे अपना नाम हसन बताता है, लेकिन थीब को उस पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो उस पर गन पॉइंट करके रखता है। वो थीब से कई सवाल पूछता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर के साथ क्या कर रहे थे। अगली सुबह जब थीब सो रहा होता है तो वो लुटेरा उससे बंदूक छीन लेता है, पर वो उस पर गोली नहीं चलाता। लेकिन थीब फिर से सो जाता है, यानी कि अब उसको लुटेरे पर भरोसा है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ देर बाद थीब रोटी बनाता है, जिसमें वो आधी रोटी लुटेरे को भी देता है। साथ ही वो उसे वार्निंग भी देता है कि वो उसे धोखा देने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। उसके बाद वो लुटेरा खंजर की मदद से अपने पैर में लगी गोली को निकालने लगता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाता, इसीलिए वो थीब से मदद मांगता है। थीब किसी तरह से उसके पैर की गोली निकाल देता है। वो थीब को खंजर गर्म करने के लिए कहता है। साथ ही वो उसे गन भी वापस दे देता है कि अगर इन पर कोई मुसीबत आ जाए तो वो उसका सामना कर सके। इसके बाद वो गरम खंजर को अपनी चोट पर लगाता है, जिससे वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। थीब वहीं पर ही बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करता है और कुछ देर बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। हसन अपनी गन को उठ के थैले में रख देता है और थीब को वहीं बाहर रुकने को कहता है। अंदर वो ऑटोमैन ऑफिसर से मिलने जाता है। थीब भी उसके पीछे जाता है। हसन उस ऑटोमैन ऑफिसर को कुछ सामान देता है। वो सामान एडवर्ड का कीमती सामान था, उसकी वॉच और कुछ दस्तावेज, साथ ही वो लकड़ी का बॉक्स जिसको खोलने के लिए थीब क्यूरियस था। जब वो ऑफिसर उस बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि अंदर एक डेटोनेट है, यानी कि उस बॉक्स में किस तरह का डायनामिक था जिससे वो रेलवे ट्रैक को उड़ाने वाले थे। और ये बॉक्स लेकर एडवर्ड अरब रिपोर्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे आने में देर हो गई, जिस वजह से सभी सोल्जर्स मारे गए। एडवर्ड इसीलिए थीब को बॉक्स छूने नहीं दे रहा था, क्योंकि इसमें एक डायनामिक था। जब वो ऑफिसर उससे पूछता है कि ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ से मिली, तो हसन एक बार फिर से झूठ बोलता है। वो कहता है कि ये सब उसने इजिप्ट से खरीदा था। अब इस सामान के बदले वो ऑफिसर उसे चांदी के सिक्के देता है। वो ऑफिसर थीब को भी अपने पास बुलाता है। वो उसे एक चांदी का सिक्का देना चाहता था, लेकिन हसन उस ऑफिसर को मना कर देता है और कहता है कि ये मेरा बेटा है। यहाँ पर थीब को पता चलता है कि हसन कितना धोखेबाज और मक्कार इंसान है। वो ऑफिसर फिर भी थीब को सिक्का देना चाहता है, लेकिन थीब सिक्का देने से मना कर देता है और सभी सिक्के हसन ले लेता है। इसके बाद थीब बाहर आकर गन निकालता है और हसन के बाहर आने का इंतजार करता है। हसन सिक्के गिनते हुए बाहर आता है और जब वो सामने देखता है तो थीब बिल्कुल गन पॉइंट पर होता है। हसन अच्छी तरह से जानता है कि इस बार उसकी मौत बिल्कुल पक्की है। तभी थीब उस पर गोली चला देता है और हसन की वहीं पर ही मौत हो जाती है। दरअसल थीब अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था और जब वो ऑफिसर बाहर आता है तो थीब उसे बताता है कि इसने मेरे भाई को मारा था। इसके बाद वो ऑफिसर थीब को वहाँ से जाने को कहता है और वो उस ऊंट पर सवार होकर उस भीड़ रेगिस्तान से निकल पड़ता है और उसे कुछ भी नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहा है। और इसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।